गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का। देखिए, इससे पहले जो हमने दो लेक्चर पढ़ाए थे उसमें पहला जो लेक्चर था उसमें था शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के बारे में। फिर हमने सेकंड लेक्चर के बारे में बात की जिसमें था प्लांट वाटर रिलेशन के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरा लेक्चर जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे जो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है या फोटोसिंथेटिक मटेरियल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट क्या चीज़ है, प्लांट के अंदर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के अंदर कैसे कैसे वाटर मिनरल को फोटोसिंथेटिक मटेरियल को किस तरीके से आगे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो उसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक यही रहेगा जिसको हमने सारे एक एक टॉपिक्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है प्रॉपर तरीके से। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ मूव करेंगे। जब आप नाइन्थ में पढ़ते थे तो याद करिए आपने टिश्यू एक चैप्टर पढ़ा होगा। टिश्यू के अंदर आपने जाइलम फ्लोएम के बारे में पढ़ा होगा। वहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जाइलम फ्लोएम से रिलेटेड दी हुई है। जाइलम के अंदर बेसिकली वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जाइलम के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा। इसी तरीके से फ्लोएम के अंदर फोटोसिंथेटिक मटेरियल का बेसिकली ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसके भी कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जिसके बारे में भी नाइन्थ क्लास में पढ़ाया जाता है। और उसके बाद 11th क्लास में तो बहुत डिटेल में उसके बारे में पढ़ाया ही जाता है, लेकिन आज हमारा वो डिस्कशन का टॉपिक नहीं है, इस वजह से बहुत ज़्यादा हम उस पर डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। उसके बाद जब आप 10th में पढ़ते थे तो आपने ट्रांसपोर्ट के अंदर प्लांट के अंदर बहुत सारी चीज़ें कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होती है तो वहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा 9th और 10th के अंदर जो चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं वो बेस आपका कितना स्ट्रॉन्ग है, जितना ज़्यादा आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि 9th और 10th की चीज़ों को जितना अच्छे से आपने समझा होगा वो यहाँ पे आपको काम आता है, क्योंकि बेस वही है। उसी को लेकर के फिर हम यहाँ पे जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, जो बेस जितना मजबूत होता है बिल्डिंग उतनी मजबूत बनती है कहा जाता है। तो वो एक्चुअल में स्टार्टिंग है। तो जब आपको जाइलम फ्लोएम के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होगा, थोड़ा बहुत जो आपने 10th में लाइफ प्रोसेस एक चैप्टर उसके अंदर जो आपने प्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पढ़े थे, जब वो आप समझ रहे होंगे, चीज़ें आप थोड़ा थोड़ा रिकलेक्ट कर पा रहे होंगे, तो यहाँ पे कनेक्ट करने में आपको ईजी होगा, चीज़ों को समझने में आपके लिए आसान होगा। ठीक है, तो उसी सब चीज़ों को थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। उसके आगे फिर हम यहाँ पे जहाँ जहाँ पे हमको रिक्वायरमेंट होगा वहाँ पे हम थोड़ा बहुत हिंट भी देते रहेंगे, लेकिन बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा डिस्कशन का टॉपिक जाइलम फ्लोएम नहीं है। जाइलम फ्लोएम के बारे में हम लोग एनाटॉमी एक चैप्टर है उसके अंदर पढ़ेंगे बहुत डिटेल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो स्लाइड है उसके अंदर कैम्बियम, फ्लोएम, जाइलम, थोड़ा बहुत जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन जो जस्ट अभी हमने कुछ बातें आपको बताई वो दी हुई है। जाइलम फ्लोएम के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे। यहाँ पे जो पहला टॉपिक है जिसको हमें समझना है वो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो जब भी हम प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं तो पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने आपको समझाया था कि ट्रांसपोर्ट सेल टू सेल भी होता है, सेल के आसपास भी होता है, सेल टू टिश्यू भी होता है। तो जब चीज़ों को आसपास सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करना होता है तो वहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि थोड़ा बहुत डिफ्यूज़न से हेल्प ले लेते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न से हेल्प ले लेते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से हेल्प ले लेते हैं। तो ये सारे थोड़ा थोड़ा इसी तरीके से प्लाज्मोलिसिस, इम्बाइबिशन, जो ये सारे टॉपिक्स हमने समझाए थे प्लांट वाटर रिलेशन से लेकर के, तो ये सब चीज़ें भी थोड़ा बहुत हेल्प करती हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए। लेकिन जब चीज़ों को हमें 100 मीटर्स, इवन 60 मीटर्स, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो 60 मीटर, 70 मीटर, कभी कभी 100 मीटर के प्लांट्स हो सकते हैं जैसे यूकलिप्टिस। इसी तरीके से सेक्वा भी काफ़ी लंबा प्लांट होता है। यूकलिप्टिस भी सबसे ज़्यादा, एंजियोस्पर्म के अंदर सबसे ज़्यादा लंबा प्लांट यूकलिप्टिस होता है। तो जो प्लांट्स 100 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं उनके अंदर वाटर मिनरल कैसे जाएगा, उसी चीज़ को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के अंदर हमें क्या करना पड़ता है। तो जब हम चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं तो यहाँ पे हमको प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, हमेशा यहाँ पे सब्सटेंस प्रेशर डिफरेंस की वजह से मूव करती हैं। सब्सटेंसेस मूव ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर। सब्सटेंसेस मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। तो ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्रेशर डिफरेंस को क्रिएट किया जाता है, और वो प्रेशर डिफरेंस कैसे क्रिएट करते हैं जिसके बारे में आपको समझाएंगे। यहाँ पे जो सब्सटेंसेस होते हैं वो हमेशा बल्क में मूव करते हैं, इसीलिए इसको बल्क फ्लो मूवमेंट भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो चीज़ें मूव कर रही होती हैं यानी जाइलम फ्लोएम, फोटोसिंथेटिक मटेरियल, इसको जो है एक साथ मूव करवाते हैं, जिसको हम कहा जाता है ना, जिस तरीके से नदी एक पेस में चलती है उसी तरीके से यहाँ पे जो सब्सटेंसेज होते हैं एक पेस में चलते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो रही होती हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, ऐसे ट्रांसपोर्ट को
ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। ठीक है, ट्रांसलोकेशन के लिए हमेशा जाइलम फ्लोएम का सपोर्ट लेना पड़ता है, जिसके बारे में हमने थोड़ा सा कुछ देर पहले आपको हिंट दिया था। यहाँ पे देखिए प्रेशर डिफरेंस जो क्रिएट किया जाता है, तो जो रूट होता है उसके अंदर एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है जिसका नाम होता है रूट प्रेशर, जो पॉजिटिव प्रेशर होता है, जो वाटर मिनरल को कुछ ऊंचाई तक ऊपर ले जाने की कोशिश करता है। इसी तरीके से जो दूसरा प्रेशर है ट्रांसपिरेशनल पुल, वो निगेटिव प्रेशर होता है। वो क्या करता है, ट्रांसपिरेशन की वजह से सब्सटेंसेस को, खास करके वाटर और मिनरल को ऊपर की तरफ खींचता है। तो रूट प्रेशर ऊपर की तरफ धक्का दे रहा होता है और ट्रांसपिरेशनल पुल ऊपर की तरफ से खींच रहा होता है। तो इस वजह से चीज़ें बहुत आसानी के साथ ऊपर चढ़ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई प्लांट अगर हम सिंपली बना करके समझने की कोशिश करें इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए रूट क्या कर रहा है, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो जब ये वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब तो हो जाते हैं, लेकिन ये कुछ हाइट तक कैसे जाते हैं। तो सबसे पहले कुछ हाइट तक कैसे जाते हैं, उसके लिए यहाँ पे रूट प्रेशर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, रूट प्रेशर कैसे क्रिएट होता है इसको हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आगे समझाएंगे आपको। रूट प्रेशर की वजह से प्लांट के अंदर वाटर और मिनरल कुछ हाइट तक ऊपर चला जाता है। ठीक है, लेकिन अब इसके आगे कैसे जाएगा, तो इसके आगे जाने के लिए यहाँ पे एक और प्रेशर होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल। ठीक है, ट्रांसपिरेशनल पुल क्यों क्रिएट होता है, क्योंकि जो लीफ है उसके अंदर स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा के बारे में 10th क्लास में भी पढ़ाया जाता है। तो लीफ के अंदर जो स्टोमेटा है उसकी वजह से वाटर और मिनरल का लॉस होता रहता है, बेसिकली वाटर का लॉस होता रहता है। तो जो पानी यहाँ से बाहर निकल रहा होता है, उस पानी के बाहर निकलने की वजह से एक खिंचाव पैदा होता है जिसको हम ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हैं। तो ट्रांसपिरेशन पुल क्या कर रहा है, पानी को ऊपर की तरफ खींच रहा है। ठीक है, इस तरीके से। और रूट प्रेशर क्या रहा है, पानी को ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है। ठीक है, तो रूट प्रेशर की वजह से पानी कुछ हाइट तक, मैक्सिमम 4-5 मीटर या 10 मीटर तक पहुंच जाता है। और जो ट्रांसपिरेशन पुल होता है बहुत तेजी से ऊपर की तरफ से खींचता है, जिस वजह से पानी फिर बाहर निकलने लगता है। ठीक है, तो रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन पुल ये दोनों काफी ज्यादा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। रूट प्रेशर नीचे से धक्का देता है, पॉजिटिव प्रेशर है, और ट्रांसपिरेशन पुल ऊपर से खींचता है जो निगेटिव प्रेशर, जिसको हम सक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक बातें थी जिसको हमने यहाँ पे समझाया किस तरीके से। अब रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन पुल को और डिटेल में हम आगे की तरफ समझने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो वाटर होता है, सबसे पहले वाटर को किस तरीके से रूट के अंदर एब्जॉर्ब करवाते हैं। तो रूट के अंदर जब वाटर को एब्जॉर्ब करवाते हैं और मिनरल को, उसके बाद फिर यहाँ पे किस तरीके से आगे का जो पाथवे होता है वो कैसे चलता है। तो यहाँ पे एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट को हम समझने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे जो जाइलम तक का रास्ता है, रूट से लेकर के जाइलम तक का जो रास्ता है, यानी कि एपिडर्मिस से लेकर के जाइलम तक का जो रास्ता है, उसको दो तरीके से यहाँ पे दिखाया जाता है। एक होता है एपोप्लास्ट और दूसरा होता है सिम्प्लास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट क्या है, जिसके बारे में हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले कोई भी, अगर आपने एनाटॉमी के बारे में थोड़ा बहुत अगर आपको याद होगा तो आपने पढ़ा होगा कि सबसे बाहर होता है एपिडर्मिस। ठीक है, उसके बाद सेल्स आपस में इस तरीके से इंटरकनेक्टेड होते हैं। एपिडर्मिस के बाद होता है कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद होता है इंडोडर्मिस। ठीक है, सेल्स आपस में इस तरीके से इंटरकनेक्टेड होते हैं, जिसको प्लाज्मोडेस्मेटा कहा जाता है। इसको मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिक बना देता हूँ ताकि समझने में आपको आसानी हो जाए। ठीक है, एपिडर्मिस सबसे बाहर है, उसके बाद है कॉर्टेक्स, उसके बाद होता है इंडोडर्मिस, उसके बाद होता है पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल, और उस सबसे अंदर की तरफ होता है पेरिसाइकिल के बाद जाइलम। ठीक है, तो यहां तक पानी आएगा कैसे, जाइलम तक पानी आने के दो रास्ते हमारे पास। ठीक है, ये जाइलम है, जाइलम तक पानी आने के हमारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ते को हम यहाँ पे बोलते हैं एपोप्लास्ट, और दूसरा रास्ता कहलाता है सिम्प्लास्ट। ठीक है, तो ये इसके बाहर जो लेयर है, जो हम यहाँ पे जानते हैं प्लांट के अंदर सेल वॉल होता है। ठीक है, इस तरीके से मैं बना देता हूँ इसको, इस तरीके से। डायग्राम जितना ज़्यादा क्लियर और साफ सुथरा होता है, चीज़ें उतनी आसानी से और अच्छे से समझ में आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये जो रास्ता आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस रास्ते को कहा जाता है सिम्प्लास्ट। ये क्या करेगा, साइटोप्लाज्म को क्रॉस करते हुए जाएगा। ठीक है, तो जो रास्ता साइटोप्लाज्म को क्रॉस करते हुए जाता है उसको हम बोलते हैं सिम्प्लास्ट।
और जो रास्ता साइटोप्लाज्म को क्रॉस नहीं करता, बल्कि यहाँ पे जो इंटरसेलुलर स्पेस है बीच के अंदर या सेल वॉल के अंदर जो स्पेस है, ये स्पेस जो आपको दिख रहा है, इस रास्ते से जब ये मूव करता है इस तरीके से, तो इसको कहा जाता है एपोप्लास्ट। ठीक है, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे एक बात बताना बहुत ज़रूरी है, जो इंडोडर्मिस है, इंडोडर्मिस के अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप की एक लेयर होती है, कैस्पेरियन स्ट्रिप की एक लेयर होती है। यहाँ पे इंडोडर्मिस के अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप की एक लेयर होती है। इस वजह से क्या होगा, ये जो रास्ता है, ये रास्ता सिर्फ जो है यहीं तक रहेगा, इसके आगे ये रास्ता नहीं जा पाएगा। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये जो रास्ता आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये रास्ता यहीं से यहीं तक आएगा और उसके बाद फिर यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा सिम्प्लास्ट की तरफ। ठीक है, एक बार मैं फिर से यहाँ पे समराइज कर देता हूँ। वाटर और मिनरल जाइलम तक जाएगा कैसे, उसके दो रास्ते हैं। सबसे पहले हमने वाटर और मिनरल को रूट के एपिडर्मिस में या रूट हेयर्स के अंदर एब्जॉर्ब करवाया, उसके बाद फिर ये जाइलम तक जाएगा, उसके दो रास्ते हैं। ठीक है, एक रास्ते का नाम है एपोप्लास्ट और दूसरे रास्ते का नाम है सिम्प्लास्ट। तो जो रास्ता आप यहाँ पे देख रहे हैं, सेल वॉल के बीच बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये अंदर की तरफ जो हमने बनाया है, और ये बाहर जो आप देख रहे हैं ये सेल वॉल है। सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच बीच में जो स्पेस है उससे ये चल रहा है। ठीक है, तो ये जो रास्ता है ये कहलाता है एपोप्लास्ट, क्योंकि ये इंटरसेलुलर स्पेस या वाल्स के बीच में जो स्पेस है उससे चल रहा होता है। इस वजह से यहाँ पे क्या है ना, हिंड्रेंस ना के बराबर होता है, यानी कि रेजिस्टेंस नहीं होता। जिस तरीके से करंट में आपने पढ़ा होगा कि करंट जब फ्लो कर रहा होता है तो उसके लिए रेजिस्टेंस, बहुत सारी चीज़ें रेजिस्टेंस का काम करती हैं, तो करंट के फ्लो को कहीं ना कहीं कम कर देती हैं। तो यहाँ पे जो एपोप्लास्ट है, एपोप्लास्ट के अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं है या ना के बराबर रेजिस्टेंस है। इस वजह से यहाँ पे वाटर और मिनरल बहुत आसानी से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन इंडोडर्मिस के अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप होता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है। इस वजह से इस रास्ते को यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे रास्ता नहीं है, तो इस रास्ते को शिफ्ट करना पड़ता है सिम्प्लास्ट के अंदर। ठीक है, दूसरा रास्ता है सिम्प्लास्ट, ये वाला जो रास्ता आप देख रहे हैं। सिम्प्लास्ट क्या होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, यानी कि जो साइटोप्लाज्म है, अब जाहिर सी बात है साइटोप्लाज्म के अंदर आपने पढ़ा होगा बहुत सारे यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स है, इसी तरीके से न्यूक्लियस है, और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स है। इसके अलावा और बहुत सारे माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, विटामिन है, हार्मोन्स है। तो इस वजह से यह इस रास्ते के अंदर हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा होगा, हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा होगा। इस वजह से ये रास्ता बहुत ज़्यादा फेवर्ड नहीं होगा, बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे सिम्प्लास्ट उतना ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं होता, यानी कि वाटर और मिनरल ज़्यादातर एपोप्लास्ट के जरिए से मूव करते हैं, सिम्प्लास्ट के जरिए से उतना ज़्यादा मूव नहीं करते। इसको मैं थोड़ा सा और लेवलिंग कर देता हूँ ताकि और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, इस रास्ते का नाम है सिम्प्लास्ट, और ये वाला जो रास्ता हमने यहाँ पे दिखाया है, इस रास्ते का नाम है एपोप्लास्ट। और एपोप्लास्ट ही फेवर्ड है, मतलब सबसे ज्यादा एपोप्लास्ट के जरिए से वाटर मिनरल जाएगा, सिम्प्लास्ट के जरिए से उतना ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, प्लस ये जो हमने बनाया है इसको कहा जाता है प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं जो एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट कर रहे होते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, तो प्लाज्मोडेस्मेटा के जरिए से सिम्प्लास्ट 1 बाय 1 एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे सेल से तीसरे सेल। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग वगैरह भी होती है, वो भी सपोर्ट करती है। और अल्टीमेटली ये जो एपोप्लास्ट का रास्ता, ये भी सिम्प्लास्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है, और फिर वाटर और मिनरल पहुंच जाता है जाइलम के अंदर। ठीक है, अब जाइलम के अंदर जब वाटर और मिनरल पहुंच चुका है, तो ये फिर ऊपर कैसे चढ़ेगा, इसके बारे में फिर हम लोग और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो ये था एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट के बारे में जो हमने आपको समझाया। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक और चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, माइकोराइजा। माइकोराइजा के बारे में एक चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके अंदर भी पढ़ाया जाता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे भी दिया हुआ है तो हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो माइकोराइजा क्या होता है, इसको हम डायग्राम के हेल्प से थोड़ा सा समझेंगे तो हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए जो रूट्स होते हैं, तो हायर प्लांट्स के रूट होते हैं बहुत डीप पेनिट्रेटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बहुत डीप से न्यूट्रिशन और बाकी चीज़ें हासिल करनी होती हैं, तो जितना डीप उनके अंदर पेनिट्रेशन होगा उतना आसानी से वो वाटर मिनरल को ज़मीन के अंदर से एब्जॉर्ब कर पाएंगे। ठीक है, तो ये रूट है, कोई भी हायर प्लांट हो सकता है। हायर प्लांट का मतलब होता है जिम्नोस्पर्म्स या फिर एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो उनको हायर प्लांट्स कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो फंगस के फिलामेंट्स होते हैं वो रूट ऑफ हायर प्लांट्स के चारों तरफ अपना जो है नेटवर्क बनाए रहते हैं। ठीक है, जाल जैसा नेटवर्क बना लेते हैं ऐसे, और ये बहुत पतले धागे होते हैं, इतने पतले होते हैं जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि सुई में जो धागा हम लोग यूज़ करते हैं ना, उससे भी इवन पतले होते हैं ऐसे। ये धागे इस तरीके से रूट से लिपटे रहते हैं और कहीं कहीं पे रूट के अंदर पेनिट्रेटेड भी रहते हैं। ठीक है, ये जो धागा मैं बना रहा हूँ ये एक्चुअल में फंगस का धागा है,
जिसको हम फंगल हाइफे भी कहा जाता है इस तरीके से, ठीक है, फंगल हाइफे। ये पूरी तरीके से रूट को घेरे रहता चारों तरफ से। तो इससे क्या फायदा होगा कि ये जो इतना पतला है, ये थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है, इतना ज्यादा पतला है कि ये रूट के जो एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया है उसको कई गुना बढ़ा देता है, ठीक है। तो उससे क्या फायदा होता है कि यहाँ से वाटर और मिनरल बहुत आसानी से एब्जॉर्ब होने लगते हैं, ठीक है। यानी कि फंगल का जो हाइफे है वो वाटर प्लस मिनरल को एब्जॉर्ब करने में इसको सपोर्ट करता है, किसको, रूट ऑफ हायर प्लांट को, ठीक है। तो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करके ये देता है रूट को, फिर रूट के जरिए से ये शिफ्ट हो जाता है प्लांट के अंदर, और प्लांट के अंदर से फिर ये जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, वो रिक्वायरमेंट हो सकता है कि कोई लीफ हो, कोई अदर ऑर्गन हो जहाँ पे कोई चीज़ बन रही हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये लीफ है, वाटर और मिनरल की ज़रूरत है इस लीफ के अंदर है, लीफ के अंदर जाइलम से हो करके ये चीज़ ट्रांसफर हो करके लीफ के अंदर पहुंच जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे इसके अंदर पहुंच जाएगी जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होगा। अब जाहिर सी बात है लीफ के अंदर, हम पहले भी कई बार इसके बारे में बात कर चुके हैं कि लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, जो हमने फोटोसिंथेसिस चैप्टर में बहुत डिटेल में समझाया था। तो यहाँ पे क्या है कि कार्बोहाइड्रेट या उससे रिलेटेड जो सब्सटेंस होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, वो सब बन रहे होते हैं लीफ के अंदर। तो लीफ यानी कि प्लांट क्या होता है, फंगस को उसके टर्म में यानी उसके बदले में क्या देता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो है, फिर ये यहाँ से कार्बोहाइड्रेट बनाएगा और उसके बाद फंगस को, जो फंगस ने काम करके दिया उसके बदले में इसको देगा, ठीक है। इसीलिए जो माइकोराइजा होता है ये क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, यानी कि फंगस ने क्या किया, वाटर और मिनरल का एब्जॉर्ब करवाने में सपोर्ट किया प्लांट का, ठीक है, और प्लांट ने उसके बदले में उसको नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, अदर कार्बोहाइड्रेट्स जो फोटोसिंथेसिस के जरिए से बनाए थे उसको दे दिए, यानी फंगस को दे दिए, यानी दोनों एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। इस टाइप के एसोसिएशन को सिम्बायोसिस कहा जाता है या म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन कहा जाता है, ठीक है। बहुत सारे पॉपुलेशन इंटरेक्शंस होते हैं जिसके बारे में इकोलॉजी में पढ़ाया जाता है। इकोलॉजी का पहला चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, उसके अंदर एक टॉपिक है पॉपुलेशन इंटरेक्शन। तो बहुत सारे टाइप के पॉपुलेशन इंटरेक्शंस होते हैं, तो ये एक टाइप का म्यूचुअलिस्टिक पॉपुलेशन इंटरेक्शन है। यहाँ पे फंगस और हायर प्लांट्स के बीच में एसोसिएशन होता है जिससे एक दूसरे को बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ, फंगस ने क्या किया, फंगस ने बेसिकली वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करके दिया, किसको, प्लांट को, ठीक है, वाटर प्लस मिनरल ये फंगस ने एब्जॉर्ब करके किसको दिया, प्लांट को दिया, ठीक है। और प्लांट ने क्या किया, प्लांट ने कार्बोहाइड्रेट बनाया CH2O, ठीक है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट प्लांट ने बनाया, इस प्लांट ने इसको किसको दे दिया, फंगस को दे दिया, ठीक है। और फंगस ने जो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब किया था ये किसको दे दिया, ये वाटर और मिनरल फंगस ने जो एब्जॉर्ब किया था वो किसको दे दिया, प्लांट को दे दिया, ठीक है। इसी को कहा जाता है म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन, एक दूसरे के लिए काम करना। उसके बाद फिर हम लोग देते हैं वाटर मूवमेंट ऑफ ए प्लांट, यानी कि जो अब हमने वाटर और मिनरल को जाइलम तक पहुंचा दिया है, जाइलम के ऊपर जो है प्लांट के अंदर वाटर और मिनरल कैसे जाएगा इतनी ऊंचाई तक, 60 मीटर 70 मीटर 80 मीटर या 100 मीटर के ऊंचे प्लांट्स हो सकते हैं। तो वाटर मिनरल ऊपर कैसे जाएगा उस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको यहाँ पे समझना है कि रूट प्रेशर क्या है और रूट प्रेशर कैसे क्रिएट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक प्लांट बना लेते हैं और प्लांट का रूट हमारा एक स्कीमेटिक डायग्राम है जो हम ऐसे ही बनाते हैं, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग जैसा होता है टाइप से। प्लांट का रूट है, ठीक है। प्लांट के रूट के आसपास हम जानते हैं कि यहाँ पे सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं जो इसके आसपास इस तरीके से पड़े रहते हैं, और इसी सॉइल के पार्टिकल के आसपास भी बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, ठीक है। तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर हो सकता है, टैप वाटर हो सकता है, ग्रेविटेशनल वाटर हो सकता है, वाटर के भी बहुत सारे टाइप होते हैं जो इस रूट के आसपास होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, वाटर और मिनरल को हम किस तरीके से रूट के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद कैसे रूट प्रेशर क्रिएट होता है, इसी चीज़ को हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझ लीजिए कि जो प्लांट का सेल है, प्लांट के सेल के अंदर मिनरल्स की जो क्वांटिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है रूट के मुकाबले में, ठीक है। तो रूट के मुकाबले में जब मिनरल्स की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, यानी कि सॉइल के अंदर मिनरल्स कम है और रूट के सेल्स के अंदर या प्लांट के सेल्स के अंदर मिनरल्स ज़्यादा हैं, ठीक है। इस वजह से मिनरल्स को एक्टिवली लोड करना पड़ता है। एक्टिव लोडिंग का मतलब है एनर्जी खर्च करके काम करना, ठीक है। तो जब एनर्जी खर्च करके काम करेंगे इसका मतलब ATP हमको खर्च करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो मिनरल्स होते हैं वो बेसिकली चार्ज्ड होते हैं,
तो जो चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करवाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक हो जाते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, हाइड्रोफोबिक है, तो इस वजह से भी इसको एक्टिव लोडिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स 105 होते हैं सॉइल के अंदर, बहुत सारे मिनरल हैं, जैसे मान लीजिए फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम है, 105 मिनरल्स होते हैं। इन सारे मिनरल्स को सबसे पहले रूट के सेल्स के अंदर एक्टिवली लोड करनी पड़ती है। ठीक है, तो इन सारे मिनरल्स को हमने रूट के सेल्स के अंदर एक्टिवली लोड कर दिया। ठीक है, तो जब हम मिनरल्स को एक्टिवली लोड कर देते हैं यहाँ पे, तो सेल्स के अंदर क्या होता है, हाइपरटोनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो जहाँ पे ज़्यादा सॉल्यूट होते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है, हाइपरटोनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। इस हाइपरटोनिक सिचुएशन को कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे जो रूट के सेल्स के आसपास जो पानी पड़े हुए हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो वाटर के मॉलिक्यूल्स अपने आप डिफ्यूजन के जरिए से इस रूट के सेल के अंदर इंटर करने लगेंगे। ठीक है, तो जैसे ही पानी यहाँ पे इंटर करेगा, वैसे ही यहाँ पे एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होगा, जिसको हम रूट प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या बताया, हमने ये कहा कि जो मिनरल्स हैं यहाँ पे वो चार्ज हैं बेसिकली। दूसरी बात यह है कि मिनरल्स कम हैं प्लांट के सेल्स के मुकाबले में, इस वजह से मिनरल्स की एक्टिव लोडिंग करनी पड़ेगी। तो मिनरल्स की जब भी एक्टिव लोडिंग करनी पड़ती है, इसका मतलब एनर्जी खर्च करना पड़ता है। तो जब आप एनर्जी खर्च करेंगे, इसका मतलब क्या है, एटीपी आप खर्च कर रहे हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे मिनरल्स को लोड करेंगे, वैसे ही हाइपरटोनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। उस हाइपरटोनिक सिचुएशन को कंपनसेट करने के लिए वाटर के मॉलिक्यूल्स इस प्लांट के रूट के अंदर इंटर करने लगेंगे, और जैसे ही यहाँ पे वाटर इंटर करेंगे, वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, जिसको हम रूट प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से रूट प्रेशर आपको समझ में आ रहा होगा। तो रूट प्रेशर की वजह से यहाँ पे वाटर और मिनरल जाइलम के अंदर कुछ हाइट तक मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये जाइलम है, वाटर के साथ साथ मिनरल हमेशा चलता है। तो जाइलम में कुछ हाइट तक, ठीक है, जैसे हमने कुछ देर पहले भी बताया था आपको, 5 से 10 मीटर तक मैक्सिमम, क्योंकि रूट प्रेशर बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं है। ठीक है, इसके पास इतनी क्षमता नहीं है कि 100 मीटर तक ऊंचे प्लांट्स के अंदर पानी और मिनरल्स को पहुंचा सके, लेकिन ये कुछ हाइट्स तक 5-7 मीटर 10 मीटर तक पहुंचा सकता है। ठीक है, तो ये है रूट प्रेशर के बारे में। इस तरीके से थोड़ा बहुत हाइट तक पानी और मिनरल ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद गटेशन क्या है, गटेशन जो है, प्लांट्स के अंदर ही एक स्पेशल ओपनिंग होती है जिसको हाइड्रोथोड कहा जाता है। हाइड्रोथोड के अंदर से क्या होता है, जब सुबह का समय होता है, यानी कि जब ट्रांसपिरेशन बहुत कम है और पानी का एब्जॉर्प्शन काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, इसी तरीके से जब रात का समय है, ठीक है, उस टाइम पे भी ट्रांसपिरेशन ना के बराबर हो रहा होता है, तो हाइड्रोथोड से जो स्पेशल ओपनिंग है प्लांट्स के अंदर, वहाँ से वाटर जो है इम्प्योर फॉर्म में बाहर निकलता रहता है। इसी प्रोसेस को गटेशन कहा जाता है। गटेशन भी एक्चुअल में रूट प्रेशर की वजह से ही होता है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि गटेशन क्या है, तो ये रूट प्रेशर की वजह से इम्प्योर पानी यहाँ से बाहर निकल रहा होता है। ठीक है, गटेशन क्यों होता है ये भी पूछा जाता है, तो रूट प्रेशर इसका रीजन है। ठीक है, गटेशन क्यों हो रहा है, रूट प्रेशर की वजह से। और यहाँ पे जो पानी बाहर निकल रहा होता है, वो पानी कैसा होता है, इम्प्योर होता है। ठीक है, प्योर पानी नहीं है। और जो स्पेशल ओपनिंग है जहाँ से ये निकल रहा होता है, उसका नाम होता है हाइड्रोथोड। ठीक है, तो यहाँ पे बस 2-3 बातें याद रखनी है जो पूछी जाती हैं। हाइड्रोथोड जनरली एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, तो इससे पूछे जाना थोड़ा सा मुश्किल है। वाटर इम्प्योर निकलता है, रूट प्रेशर की वजह से होता है। जनरली मॉर्निंग के टाइम में या रात के समय ये प्रोसेस होता है। ठीक है, जो हम लोग सुबह सुबह के टाइम जो ओस की बूंदें पत्तियों पे देखते हैं ना, चमकती हुई सुबह के टाइम जब सूरज निकल रहा होता है उस टाइम पे, तो वो एक्चुअल में गटेशन प्रोसेस की वजह से ही होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसपिरेशनल पुल। तो जैसे हमने कुछ देर पहले अभी आपको समझाया था कि पत्तियों के अंदर बेसिकली क्या चीज़ है, स्टोमेटा है। स्टोमेटा के बारे में 10th क्लास में भी पढ़ाया जाता है। तो यहाँ के पत्तियों के अंदर स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा छोटे छोटे स्मॉल पोर्स को कहा जाता है। तो यहाँ से क्या होता है ना, स्टोमेटा के जरिए से बाहर निकल रहा होता है वाटर। ठीक है, तो जब यहाँ से पानी बाहर निकल रहा होगा, तो इस पानी के बाहर निकलने की वजह से एक प्रेशर डेवलप होता है, खिंचाव डेवलप होता है। इसी प्रेशर का नाम होता है ट्रांसपिरेशनल पुल। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन बेसिकली होता क्यों है, ट्रांसपिरेशन इसी वजह से होता है ताकि जब ये पानी बाहर निकलेगा तो फिर ये क्या होगा, वाटर मिनरल को भी अपने साथ बाहर की तरफ खींच पाएगा। तो रूट प्रेशर ने कुछ हाइट तक पानी को भेजा था, ट्रांसपिरेशन उसके ऊपर काम करेगा, यानी कि वाटर मिनरल को और ऊपर खींच करके ले जाएगा। तो रूट प्रेशर नीचे से धक्का दे रहा होगा और ट्रांसपिरेशन पुल ऊपर से खींच रहा होगा। ठीक है, तो इस वजह से वाटर और मिनरल ऊंचाइयों तक, यानी कि 100-100 मीटर के जो ऊंचे ऊंचे प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये है ट्रांसपिरेशन पुल के बारे में। अब देखिए ट्रांसपिरेशन क्या होता है, इसको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ट्रांसपिरेशन को समझने के लिए थोड़ा सा स्टोमेटा को समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम स्टोमेटा के बारे में थोड़ा सा बेसिक बातें आपको बताएंगे और उसके बाद फिर ट्रांसपिरेशन क्या है इसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टोमेटा होता है, इसकी जो इनर वॉल होती है,
यही चीज़ बेसिकली कॉन्सेप्चुअल है जो आपको याद रखनी है। इसकी जो इनर वाल होती है ये काफ़ी थिक होती है, ये वाली वाल, ठीक है, ये वाल काफ़ी थिक होती है। और जो इसकी आउटर वाल है, इसकी जो आउटर वाल होती है, ये वाली बाहर वाली, ये थिन होती है, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसको हमें अच्छे से याद रखना है, थिक। थिक वाल, तो ये अंदर की तरफ जो वाल है ये काफ़ी थिक है, और ये जो बाहर की तरफ वाल आप देख पा रहे हैं ये थिन है, यानी कि पतली है बहुत ज़्यादा। इसका पर्पस क्या है वो अभी हम बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा। सॉरी, इसको भी हमने थिक लिख दिया, ये थिन है एक्चुअल में। ये एक्चुअल में थिन है, ठीक है, पतली है। अब यहाँ पे देखिए ये जो आप स्ट्रक्चर हमने बनाया है ये एक्चुअल में गार्ड सेल है, ठीक है। अब पहले हम इसको पूरा ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इसमें देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए जो हमने सबसे बाहर बनाया है ये एक्चुअल में है एपिडर्मिस। ये स्ट्रक्चर जो इसको हम स्टोमेटा बोलते हैं ये हमेशा लीफ के एपिडर्मिस में पाया जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद एपिडर्मिस के बाद होता है सब्सिडरी सेल। सब्सिडरी सेल एक्चुअल में सपोर्टिंग सेल है, इसका बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है, ये सपोर्टिंग है, एक्सेसरी है, ठीक है। सब्सिडरी सेल इसको कहा जाता है। सब्सिडरी सेल के बाद सबसे अंदर जो यहाँ पे सबसे मेन स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं गार्ड सेल। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर यही है, गार्ड सेल। गार्ड सेल का अलग अलग शेप भी होता है, कहीं पे डंबल शेप होता है, कहीं पे बीन शेप होता है। बीन शेप बेसिकली जनरली प्लांट्स के अंदर होता है, लेकिन डंबल शेप बेसिकली ग्रास के अंदर होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। तो जो गार्ड सेल होता है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। यहाँ पे बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं गार्ड सेल के अंदर, ठीक है, इस तरीके से ये क्लोरोप्लास्ट है। तो बहुत सारे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होते हैं गार्ड सेल्स के अंदर, और क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन हम लोग जानते हैं कि इसका फंक्शन है फोटोसिंथेसिस करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ट्रांसपिरेशन के अंदर होता क्या है कि ये जो स्टोमेटा है इसकी ओपनिंग किस तरीके से रेगुलेट करते हैं, कैसे खोलते बंद करते हैं, ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन ट्रांसपिरेशन में बेसिकली होता क्या है, इसकी जो एपर्चर है इसको एपर्चर या ओपनिंग कहा जाता है। यहाँ से वाटर जो है लिक्विड फेज में, सॉरी वेपर फेज में बाहर निकलता रहता है, ठीक है। पानी का स्टोमेटा के जरिए से वेपर फेज में बाहर निकलना ट्रांसपिरेशन कहलाता है, ठीक है। वेपर फेज का मतलब गैस फेज है। वाटर के 3 फेज होते हैं, आप इस चीज को 9th-10th में भी पढ़ाया जाता है, लिक्विड, सॉलिड और गैस, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर गैस फेज में बाहर निकलता है, इसी प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। और ट्रांसपिरेशन बेसिकली होता है स्टोमेटा के जरिए से, ठीक है। तो स्टोमेटा खुलता बंद कैसे होता है ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। तो जब भी फोटोसिंथेसिस होगा तो क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट, जिसके बारे में हम फोटोसिंथेसिस चैप्टर में बहुत डिटेल में समझ चुके हैं। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस जब भी होगा कार्बोहाइड्रेट बनेगा। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, स्टोमेटा का जो ये गार्ड सेल है उसके अंदर जमा होने लगेगा, यानी कि हाइपरटोनिक सिचुएशन क्रिएट करेगा। तो जैसे ही हाइपरटोनिक सिचुएशन क्रिएट करेगा, इसके एडजेसेंट में जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो अपने आप क्या होगा, गार्ड सेल के अंदर एंटर करने लगेंगे, ठीक है। तो जैसे ही गार्ड सेल के अंदर पानी भरना शुरू होगा, क्योंकि ये बाहर की जो लेयर है वो काफ़ी पतली है, ठीक है। तो बाहर की लेयर जो बहुत पतली है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा, इस वजह से ये जो आउटर लेयर है ये बल्ज आउट हो जाएगा और इसका जो एपर्चर है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा पोटेशियम और प्रोटॉन का भी रोल होता है। पोटेशियम आयन यहाँ से क्या होता है, इंटर करता है गार्ड सेल के अंदर, और H+ आयन बाहर निकलता है, उस वजह से भी स्टोमेटा ओपन होता है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। तो ट्रांसपिरेशन क्या है, वाटर को गैस फेज में बाहर निकालना स्टोमेटा के जरिए से ट्रांसपिरेशन कहलाता है, ठीक है। तो जब भी ट्रांसपिरेशन होता है तो ट्रांसपिरेशन की वजह से ट्रांसपिरेशनल पुल बनता है, और इस वजह से वाटर और मिनरल को ऊपर की तरफ प्लांट्स खींचने लगते हैं, ठीक है। हमने एक बात आपको बताई कि रूट प्रेशर क्या करता है, नीचे से थोड़ा सा प्रेशर देता है, धक्का देता है, जिससे कुछ हाइट तक वाटर मिनरल चढ़ जाते हैं, और उसके बाद फिर ट्रांसपिरेशन पुल काम करता है। ट्रांसपिरेशन पुल जो है वाटर मिनरल को फर्दर ऊपर की तरफ खींच लेते हैं, ठीक है। इस वजह से पानी और मिनरल बड़े बड़े प्लांट्स के ऊपर भी, अंदर भी ऊंचाइयों तक चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल। यहाँ पे क्या होता है ना, कोहेशन और टेंशन का कुछ मतलब है, जिसको मैं आपको पहले समझा देता हूँ। कोहेशन मतलब होता है अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, अट्रैक्शन बिटवीन
वाटर मॉलिक्यूल। उसके बाद है एधेशन, तो यहाँ पे क्या होता है, अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड पोलर सरफेस। पोलर पोलर सरफेस का मतलब जाइलम, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल का जाइलम के साथ जो अट्रैक्शन है उसको कहा जाता है एधेशन, ठीक है। और उसके बाद होता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का मतलब होता है लिक्विड फेज में वाटर ज़्यादा एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं गैस फेज के मुकाबले में, ठीक है। तो इसको कहा जाता है सरफेस टेंशन। तो ये जो तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं, इन तीनों प्रॉपर्टीज़ की वजह से यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ और कैपिलारिटी। जो बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेंसाइल स्ट्रेंथ और कैपिलारिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड कैपिलारिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में इसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि वाटर जो होता है, जो पुलिंग फोर्स है, ट्रांसपिरेशन की वजह से जो वाटर मिनरल को ऊपर खींचा जा रहा है उसको रेजिस्ट करता है, यानी कि उसको ब्रेक नहीं होने देता। वाटर कॉलम बाय कॉलम यानी स्टेप बाय स्टेप, जैसे चींटियां ऊपर की तरफ चढ़ रही होती हैं या कहीं पे चल रही होती तो एक लाइन में चल रही होती, उसी तरीके से वाटर का एक कॉलम का एक लाइन बना रहता है, उस वाटर के कॉलम को तोड़ने नहीं देता। इसी प्रोसेस को या इसी जो फिनोमेना है इसी को कहा जाता है टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। और जो कैपिलैरिटी होती है, कैपिलैरिटी का मतलब होता है जो थिन ट्यूब है, पतले पतले ट्यूब हैं जाइलम के, ठीक है। जाइलम बहुत पतले पतले ट्यूब्स का नाम होता है। इस पतले पतले ट्यूब्स के जरिए से पानी को और मिनरल को ऊपर ले जाना ये कहलाता है कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिस वजह से वाटर और मिनरल आसानी के साथ ऊपर की तरफ चढ़ते रहते हैं और उनके कॉलम्स के अंदर कोई ब्रेक नहीं हो पाता, ठीक है। तो जब ट्रांसपिरेशन की वजह से वाटर बाहर निकल रहा होता है तो उस वजह से भी क्या होता है, एक कॉलम बन रहा होता है, एक खिंचाव बन रहा होता है, जिसको हम ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हैं, जो हमने कुछ देर पहले आपको समझाया था। तो ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से जो यहाँ पे खिंचाव बन रहा है, उस खिंचाव को रेजिस्ट करने के लिए टेंसाइल स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ और कैपिलैरिटी फर्दर सपोर्ट करते हैं, जिस वजह से वाटर और मिनरल ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं, ठीक है। ट्रांसपिरेशन फोटोसिंथेसिस कंप्रोमाइज, तो जब भी ट्रांसपिरेशन होता है तो उसके वजह से हमको कुछ बेनिफिट मिलते हैं। ट्रांसपिरेशन की वजह से जाहिर सी बात है वाटर और मिनरल ऊपर खींच करके जाएगा, ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट होगा जिस वजह से वाटर मिनरल को आसानी से ऊपर खींच पाएंगे। तो जब वाटर ऊपर जाएगा तो उसके साथ साथ मिनरल भी जाएंगे, यानी कि वाटर और मिनरल दोनों का ट्रांसपोर्ट होगा। तो जब पानी ऊपर चढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस में भी पानी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो वहाँ पर भी पानी को हम यूज़ कर पाएंगे। इसी तरीके से ट्रांसपिरेशन होने की वजह से जो लीफ का सरफेस होता है वो 10 से 15 डिग्री तक ठंडा हो जाता है। प्लस जब हम ट्रांसपिरेशन कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जो वाटर और मिनरल प्लांट्स के अंदर आते हैं उस वजह से जो वाटर के वजह से क्या होता है ना, जो प्लांट के सेल का शेप है वो मेंटेन रहता है, जिसको हम टर्जिड बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे 4-5 बेनिफिट होते हैं ट्रांसपिरेशन की वजह से, जिसको यहाँ पे लिखा है ट्रांसपिरेशन फोटोसिंथेसिस कंप्रोमाइज, ठीक है। उसके बाद है अपटेक ऑफ मिनरल आयन। तो जो मिनरल आयंस का अपटेक कैसे होता है, जो हमने अभी कुछ देर पहले आपको रूट प्रेशर ट्रांसपिरेशन पुल समझाया था, उसी की वजह से मिनरल आयन का भी अपटेक हो जाता है। जाहिर सी बात है जहाँ पे भी वाटर चलेगा मिनरल्स उसके साथ साथ चलेंगे, ठीक है। मिनरल्स हमेशा वाटर के अंदर डिजॉल्व फॉर्म में चलते हैं, तो जब भी वाटर ऊपर चढ़ रहा होगा तो मिनरल भी उसके साथ साथ जाएंगे, यानी कि मिनरल कोई अलग से नहीं चल रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल मोबाइल नहीं होते हैं, ठीक है। उसमें से जो इमोबाइल मिनरल्स हैं उसका नाम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लगभग ना के बराबर मोबाइल होते हैं इमोबाइल मिनरल्स। जो पूछा जाता है नीट के अंदर, कौन कौन से मिनरल्स ऐसे हैं जो बिल्कुल मूव नहीं करते, ठीक है। तो उसमें एक नाम कैल्शियम का है और दूसरा सल्फर का है। कैल्शियम और सल्फर बिल्कुल भी मोबाइल नहीं होते। क्यों मोबाइल नहीं होते? क्योंकि कैल्शियम जो है एक इंटीग्रेटेड पार्ट होता है प्लांट के सेल का। जैसे कैल्शियम पेक्टेट आपने सेल चैप्टर में पढ़ा होगा, कैल्शियम पेक्टेट के अंदर कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पे मिडिल लेमेला के अंदर कैल्शियम पाया जाता है, तो वहाँ से उसको निकाल नहीं सकते, ठीक है। एक इंटीग्रल पार्ट है सेल का कैल्शियम। इसी तरीके से सल्फर भी बहुत सारे प्रोटीन्स के अंदर पाया जाता है। कैल्शियम और सल्फर बिल्कुल मूव नहीं करते, ठीक है। और जो हाईली मोबाइल एलिमेंट होते हैं उनके बारे में भी पूछा जाता है, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं जो सबसे ज़्यादा मूव करते हैं, हाईली मोबाइल एलिमेंट्स। उसमें है नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ठीक है। ये 2-3 मिनरल ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मोबाइल होते हैं। तो ये जब मोबाइल मिनरल्स होते हैं और कौन से मिनरल इमोबाइल होते हैं ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बस 2 ही बातें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी किस तरीके से वाटर अपटेक होता है उसी तरीके से मिनरल का भी अपटेक होता है, ठीक है। वाटर और मिनरल का अपटेक एक ही जैसा होता है, इसमें कुछ अलग से समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। तो फ्लोएम के अंदर जब भी ट्रांसपोर्ट होता है, हमने पिछले
क्लासेस के अंदर भी समझाया था कि फ्लोएम के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बेसिकली बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है। और बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट क्यों होता है वो हमने आपको समझाया था, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि फ्लोएम के अंदर कभी कोई चीज़ सोर्स होती है और कभी कोई चीज़ सिंक होती है ठीक है। तो जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बन रहा होता है उसको बेसिकली सोर्स कहा जाता है। तो यहाँ पे पत्ती के अंदर बेसिकली सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट बनेगा, तो पत्ती क्या है, बेसिकली सोर्स है, ठीक है। तो ये सोर्स है स्टार्टिंग पॉइंट में, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बनेगा, ठीक है। और जहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, यानी जो ग्लूकोज यहाँ पे बन करके सुक्रोज के रूप में फ्लोएम के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये फ्लोएम के अंदर जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो कभी सिंक ऊपर की तरफ भी हो सकता है, या हो सकता है कि जो अभी सिंक है कल को वो सोर्स बन जाए, ठीक है। तो सोर्स और सिंक रिलेशनशिप एक्सचेंज होता रहता है। सिंक हो सकता है कि इस तरफ भी हो, नीचे की तरफ भी हो, ठीक है। यानी कि कोई स्टोर पार्ट है जहाँ पे इसकी ज़रूरत है, या कोई कहीं पे ये स्टोर हो रहा है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो सोर्स और सिंक जो रिलेशनशिप होता है ना वो एक्सचेंज होता रहता है, ठीक है। जैसे जब ये मौसम अच्छा है, स्प्रिंग का मौसम है, फोटोसिंथेसिस अच्छे से हो रही है, अच्छे से धूप मिल रही है, ठीक है, वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी तरीके से हो पा रहा है, वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी तरीके से, उस टाइम पे पत्तियां जो है बहुत अच्छी तरीके से फोटोसिंथेसिस करती हैं, तो सोर्स का काम करती हैं। और फिर वो ट्रांसपोर्ट करके उन जगहों पे ले जाती हैं जहाँ पे स्टोर करना होता है या जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट है। लेकिन हो सकता है कि जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाता है, आपने देखा होगा कि पत्तियां जो है गिर जाती हैं एक टाइम में पेड़ के ऊपर से तो जब पत्ती पेड़ के अंदर से गिर जाएगी तो क्या होगा, अब जो है सोर्स जो था अब वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, तो जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रखा गया था प्लांट्स के अंदर अब उसकी रिक्वायरमेंट होने लगेगी, अब उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इस वजह से फिर वो मूव करके दूसरी जगह पे जाने लगेंगे जहाँ पे उसका रिक्वायरमेंट होगा। तो सोर्स और सिंक जो रिलेशनशिप है वो चेंज होता रहता है, इसीलिए फ्लोएम के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है। ये हमने पिछले क्लास में भी आपको समझाया था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्लोएम के अंदर ट्रांसपोर्ट बाई डायरेक्शनल होता है, यानी कि सोर्स और सिंक जो है चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस यही बात है, सोर्स और सिंक के बारे में ही बेसिकली समझाया गया है। उसके बाद है मास फ्लो हाइपोथेसिस। मास फ्लो हाइपोथेसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम यहाँ पे डिटेल के अंदर थोड़ा सा समझाएंगे, ठीक है, जिसका डायग्राम एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। देखिए ये जो हमने बनाया है यहाँ पे, ये है फ्लोएम अंदर की तरफ, ठीक है। तो फ्लोएम के अंदर किस तरीके से जो या सबसे पहले जब फोटोसिंथेसिस होती है तो क्या बनता है, ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में हमने आपको समझाया था। ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है सुक्रोज के अंदर, ये भी हमने आपको समझाया था पिछले क्लासेस के अंदर। और सुक्रोज को सबसे पहले लोड किया जाता है कंपेनियन सेल्स के अंदर, ठीक है। फ्लोएम के यहाँ पे 4 कंपोनेंट होते हैं, सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरीके से कंपेनियन सेल्स के अंदर सबसे पहले इसको लोड किया जाता है। यहाँ पे साइड बाय साइड फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल्स हैं, ठीक है। ऐसे मैं थोड़ा सा बना देता हूँ। कंपेनियन सेल्स के बाद फिर इसको लोड किया जाता है सीप ट्यूब एलिमेंट के अंदर, ठीक है। ये फिर आ जाता है सीप ट्यूब एलिमेंट के अंदर, ये सीप ट्यूब एलिमेंट है, इसका नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सीप ट्यूब एलिमेंट। और ये जो साइड में हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया है ये है कंपेनियन सेल, ठीक है। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है जिसका नाम है फ्लोएम, ठीक है। तो सबसे पहले जो सुक्रोज है उसको लोड किया जाएगा कंपेनियन सेल के अंदर, और ये जो प्रोसेस होती है ना इसको कहा जाता है एक्टिव लोडिंग एक्टिव लोडिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पे एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो सुक्रोज को जब हम कंपेनियन सेल्स के अंदर लोड करते हैं तो यहाँ पे एनर्जी खर्च करनी पड़ती है एटीपी के रूप में, और उसके बाद कंपेनियन सेल से फिर इसको लोड किया जाता है सीप ट्यूब एलिमेंट के अंदर, ठीक है। तो जब सीप ट्यूब एलिमेंट के अंदर आएगा सुक्रोज तो यहाँ पे क्या करेगा, हाइपरटोनिक सिचुएशन क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो जैसे ही हाइपरटोनिक सिचुएशन क्रिएट होगा तो इसके साइड बाय साइड जो जाइलम के लाइनिंग्स हैं, जो जाइलम के यहाँ पे वेसल्स हैं, ठीक है, उसके अंदर क्योंकि जाइलम के अंदर पानी चल रहा है तो जाइलम के अंदर जो पानी चल रहा होगा वो पानी फर्दर मूव करके कहाँ पे चला जाएगा, फ्लोएम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से पानी मूव करके तुरंत कहाँ जाएगा, फ्लोएम के अंदर। तो जैसे ही पानी फ्लोएम के अंदर मूव करके जाएगा वैसे ही यहाँ पे हाई ऑस्मोटिक प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। हाई ऑस्मोटिक प्रेशर एरिया क्रिएट होते ही ये एक हाई प्रेशर एरिया बन जाएगा, यानी यहाँ पे जो है ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये हाई प्रेशर एरिया है, ठीक है। तो हाई प्रेशर एरिया की वजह से इसके अंदर क्योंकि वाटर भी है, इसके अंदर क्योंकि सुक्रोज भी है, तो ये सारी चीज़ें मूव करके उस तरफ जाने लगेंगी जिस तरफ लो प्रेशर एरिया है। अब वो लो प्रेशर एरिया हो सकता है कि
नीचे की तरफ हो सकता है कि ये लो प्रेशर एरिया ऊपर की तरफ हो, तो ये दोनों तरफ जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी लो प्रेशर एरिया होगा उस तरफ मूव करके वाटर, उसके साथ साथ फोटोसिंथेटिक मटेरियल बेसिकली सुक्रोज मूव करके आएंगे। ठीक है, तो जैसे ही ये मूव करके लो प्रेशर एरिया की तरफ पहुंचेंगे तो यहाँ से क्या होगा, जो सुक्रोज था वो फिर से क्या होगा, इजेक्ट आउट हो जाएगा, सुक्रोज यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही सुक्रोज बाहर निकलेगा उसके पीछे पीछे वाटर भी इजेक्ट आउट हो जाएगा। सुक्रोज जैसे ही बाहर निकलेगा तो यहाँ पे जो वाटर हमने लोड करवाया था ना स्टार्टिंग में, वो वाटर भी यहाँ से इजेक्ट आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जैसे ही वाटर बाहर निकल जाएगा फिर से ये क्रिएट हो जाएगा किसमें, लो प्रेशर एरिया में, और उसके बाद फिर से ये प्रोसेस रिपीट होने लगेगी। एक बार फिर से मैं समराइज कर देता हूँ मैंने क्या कहा है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि जो मास फ्लो हाइपोथेसिस है उसमें सबसे पहले हमने आपको बताया कि प्लांट्स की जो लीफ है उसके अंदर ग्लूकोज बना फोटोसिंथेसिस से, फिर उसको कन्वर्ट किया गया सुक्रोज में, सुक्रोज को लोड किया गया कंपेनियन सेल्स में, और ये प्रोसेस है एक्टिव लोडिंग का। एक्टिव लोडिंग का मतलब एटीपी खर्च करना है। तो जब यहाँ पे एटीपी खर्च करके एक्टिव लोडिंग करेंगे उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे हाइपरटोनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही हाइपरटोनिक सिचुएशन क्रिएट होगा, जो जाइलम बगल बगल में है उसके वहाँ से वाटर इंटर करके उसके अंदर चला जाएगा, किसके अंदर, फ्लोएम के अंदर। ठीक है, तो जब वाटर इसके अंदर पहुंचेगा तो यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा। ये हाई प्रेशर एरिया साथ में सुक्रोज को वाटर के साथ मूव करवा के उस तरफ ले जाएगा जिस तरफ रिक्वायरमेंट है, यानी कि सिंक है। ठीक है, तो जब ये सिंक की तरफ पहुंचेंगे तो सुक्रोज फिर सिंक में जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहाँ पे इजेक्ट आउट हो जाएगा, और ये प्रोसेस भी एक्टिव अनलोडिंग होती है, यानी यहाँ पे भी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। ठीक है, तो जब सुक्रोज के एक्टिव अनलोडिंग करेंगे तो वो उसी के साथ वाटर भी इजेक्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि वाटर अब यहाँ पे हाइपोटोनिक सिचुएशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे ही वाटर हाइपोटोनिक सिचुएशन में क्रिएट होगा वो अपने आप बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो वाटर जैसे ही बाहर निकलेगा फिर से यहाँ पे सिंक बन जाएगा और वापस फिर से ये प्रोसेस रिपीट होने लगेगी। ठीक है, तो इसी को मास फ्लो हाइपोथेसिस कहा जाता है। सबसे पहले इसके बारे में मुंच एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने समझाया था। ठीक है, और सबसे लास्ट में है गर्लिंग एक्सपेरिमेंट। तो गर्लिंग एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं कि जो ट्री का ट्रंक है, ठीक है, यानी कि जो इसका तना है जिसको स्टेम हम बोलते हैं, उसको यहाँ पे कट कर देते हैं अप टू द डेप्थ ऑफ फ्लोएम। ठीक है, अप टू द डेप्थ ऑफ फ्लोएम इसको कट कर दिया जाता है। तो जब इसको हम तने को अप टू द डेप्थ ऑफ फ्लोएम कट कर देंगे तो क्या होगा, फोटोसिंथेटिक मटेरियल का ट्रांसपोर्ट नीचे की तरफ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद, कुछ वीक के बाद यहाँ पे स्टोर होने लगेगा, सोइलिंग हो जाएगी, फोटोसिंथेटिक मटेरियल का यहाँ पे स्टोर होने लगता है। ठीक है, सोइलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया है, डेप्थ अप टू द डेप्थ ऑफ फ्लोएम इसको कट कर दिया गया रिंग रिंग जैसे स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, जो खाना यहाँ पे पत्तियों में खाना जो बन रहा होगा वो फ्लोएम के जरिए से जो नीचे आ रहा था वो फिर यहीं पे आकर के रुक जाएगा, इसके नीचे नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, इसके नीचे जो रूट है वो सबसे पहले मरने लगेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट से बस इतनी बात बताई जाती है कि फ्लोएम ही वो टिश्यू है जिसके अंदर से फोटोसिंथेटिक मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है, और इसी को कहा जाता है गर्लिंग एक्सपेरिमेंट या फिर रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं उसको हम जल्दी जल्दी समराइज कर देते हैं और उसके बाद फिर इस क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में आपको समझाया था जाइलम और फ्लोएम के बारे में कुछ बेसिक बातें जो आपने 9th और 10th में समझी थी। फिर उसके बाद हमने आपको समझाया कि किस तरीके से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में वाटर और मिनरल ऊपर की तरफ जाते हैं, इसी तरीके से फोटोसिंथेटिक मटेरियल कैसे जाते हैं, जो थोड़ा थोड़ा हमने यहाँ पे कुछ बातें आपको समझाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे सब्सटेंसेस बल्क में चलते हैं जिसको बल्क फ्लो मूवमेंट बोलते हैं। जाइलम फ्लोएम के जरिए से जो चीज़ें चलती हैं उसको ट्रांसलोकेशन कहा जाता है, और यहाँ पे चीज़ें प्रेशर डिफरेंस की वजह से मूव करती हैं, ये हमने आपको समझाया था। उसके बाद फिर हमने आपको समझाया था एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट क्या है। सिम्प्लास्ट के अंदर जो साइटोप्लाज्म उसके जरिए से वाटर मिनरल मूव करके जाइलम तक जाएगा, और जो एपोप्लास्ट है वो बेसिकली इंटरसेलुलर स्पेस या वाल्स के बीच बीच में जो स्पेस है वहाँ से वाटर और मिनरल मूव करके जाएगा। कैस्पेरियन स्ट्रिप क्योंकि एंडोडर्मिस में होती है तो इसके बाद का यहाँ का जो रास्ता होता है वो भी सिम्प्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमने यहाँ पे आपको समझाया था। ठीक है, उसके बाद फिर हमने माइकोराइजा के बारे में आपको बताया। तो माइकोराइजा के अंदर क्या होता है, जो फंगस के फिलामेंट्स होते हैं रूट ऑफ हायर प्लांट्स के साथ एसोसिएशन बना लेते हैं, और फंगस वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करने में सपोर्ट करता है। उसी के बदले में जो फोटोसिंथेटिक मटेरियल है प्लांट्स फंगस को देता है, यानी कि ये म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं, इसी को माइकोराइजा कहा जाता है। ठीक है, फिर हमने आपको समझाया था कि किस तरीके से रूट प्रेशर क्रिएट होता है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि मिनरल्स को पहले रूट्स के अंदर एक्टिवली लोड करनी पड़ती है। एक्टिव लोडिंग क्यों करते हैं, क्योंकि मिनरल्स चार्ज होते हैं, और दूसरी बात यह है कि प्लांट्स के सेल्स के अंदर मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, सॉइल के अंदर कम होते हैं, इस वजह से मिनरल्स को एक्टिवली लोड करना पड़ता है। तो जब भी मिनरल्स को एक्टिवली लोड करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर उसको फॉलो करके आने लगता है, क्योंकि यहाँ पे हाइपरटोनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। उसको कंपनसेट करने के लिए पानी बाहर से इंटर करता है रूट्स के अंदर,
इसी की वजह से एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होता है जिसको रूट प्रेशर कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमने आपको समझाया था यहाँ पे। उसके बाद गटेशन क्या है, रूट प्रेशर की वजह से ही हाइड्रोथोर्स के जरिए से वाटर इम्प्योर फॉर्म में बाहर निकलता है जिसको गटेशन कहा जाता है। जब ट्रांसपिरेशन बहुत कम होता है यानी रात के समय या अर्ली मॉर्निंग, उस टाइम पे गटेशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर हमने आपको समझाया कि ट्रांसपिरेशन की वजह से एक खिंचाव पैदा होता है और उसी खिंचाव को यहाँ पे ट्रांसपिरेशन पुल कहा जाता है। तो रूट प्रेशर नीचे से धक्का देता है पॉजिटिव प्रेशर, और ट्रांसपिरेशन ऊपर से खींचता है निगेटिव प्रेशर है। ठीक है, इस वजह से वाटर और मिनरल काफ़ी ऊंचाई तक प्लांट्स के अंदर चढ़ जाते हैं। उसके बाद फिर हमने आपको बताया कि ट्रांसपिरेशन क्या है। वाटर जब वेपर फेज में बाहर निकलता है स्टोमेटा से तो उसको ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। फिर हमने यहाँ पे थोड़ा सा स्टोमेटा के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशंस आपको देने की कोशिश की थी। ठीक है, उसके बाद फिर हमने आपको कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल बताया जो डिक्सन और जोली एक साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था। तो यहाँ पे कोहेशन का मतलब क्या है, अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। अधेशन का मतलब है पोलर सरफेस से क्या अट्रैक्शन है वाटर का। सरफेस टेंशन का मतलब होता है लिक्विड फेस में पानी ज़्यादा आसानी से अट्रैक्ट होता है। तो इन तीनों की वजह से प्लांट्स को दो बेसिक फायदे मिलते हैं, एक होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ और दूसरा होता है कैपिलरिटी। टेंसाइल स्ट्रेंथ की वजह से जो एक रास्ता बना हुआ है, एक चेन बना हुआ पानी का, वो ब्रेक नहीं होता, और कैपिलरिटी की वजह से पतले पतले ट्यूब्स के अंदर पानी ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, ये हमने आपको समझाया था। उसके बाद फिर ट्रांसपिरेशन फोटोसिंथेसिस एक कंप्रोमाइज़ है। तो ट्रांसपिरेशन होने की वजह से बहुत सारे बेनिफिट हैं, वाटर ऊपर जाता है, मिनरल ऊपर जाता है, फोटोसिंथेसिस के लिए पानी मिलता है। ठीक है, इसी तरीके से मिनरल का ट्रांसलोकेशन हो जाता है। इसी तरीके से लीफ सरफेस 10 से 15 डिग्री तक ठंडी हो जाती है, और जो है प्लांट्स के सेल्स के अंदर जो टर्जिडिटी होती है वो मेंटेन हो जाती है। तो ये सब बातें हमने यहाँ पर आपको समझाया था। उसके बाद फिर अपटेक ऑफ मिनरल आयन के अंदर हमने बेसिकली दो बातें बताई। कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो बिल्कुल इमोबाइल है, मूव नहीं करते, उसमें कैल्शियम और सल्फर सबसे इंपॉर्टेंट है। और कुछ मोबाइल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा हाईली मोबाइल एलिमेंट्स हैं, उसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और मैग्नीशियम का नाम सबसे ज़्यादा ऊपर आता है। उसके बाद फ्लोएम के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, तो यहाँ पे हमने आपको समझाया था कि सोर्स और सिंक क्या है। सोर्स वो होता है जहाँ पे कोई चीज़ बनती है यानी कि बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, और उसके बाद सिंक वो है जहाँ पे उसको भेजा जाता है यानी कि जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो स्टोरेज ऑर्गन हो सकता है या फिर वहाँ पे हो सकता है जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है। हो सकता है कि कोई टिश्यू बन रहा है, कोई लीफ का डेवलपमेंट हो रहा है या किसी और पार्ट को बनाया जा रहा है, तो वो सिंक होगा। ठीक है, और सोर्स वो होगा जहाँ पे बन रहा होगा कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद फिर हमने आपको मास फ्लो हाइपोथेसिस के बारे में समझाया, तो किस तरीके से पत्तियों के अंदर ग्लूकोज बना, सुक्रोज में कन्वर्ट किया गया, फिर उसके बाद कंपेनियन सेल में इसको लोड किया गया, एक्टिव लोडिंग। उसके बाद फिर फ्लोएम के सीफ ट्यूब के एलिमेंट के अंदर इसको भेजा गया एक्टिव लोडिंग के हेल्प से। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्टिव लोडिंग जब भी की जाती है तो यहाँ पे एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। उसके बाद फिर उसको कंपनसेट करने के लिए वाटर के मॉलिक्यूल्स जाइलम के अंदर से उसके अंदर मूव करके चले गए। इस वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया, और फिर ये उस तरफ मूव करने लगे जहाँ पे लो प्रेशर एरिया है यानी कि सिंक है। तो जब ये सिंक की तरफ पहुँचते हैं तो सुक्रोज अपने आप इजेक्ट आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और उसके बाद फिर यहाँ पे हाइपोटोनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। तो इस वजह से वाटर भी यहाँ से इजेक्ट आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है, फिर से ये सिंक की तरह बिहेव करने लगता है और फिर से ये प्रोसेस रिपीट होने लगती है। तो इस तरीके से मास फ्लो हाइपोथेसिस चलता रहता है। इसके बारे में सबसे पहले मुंच एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने समझाया था। और लास्ट में हमने आपको बताया गर्लिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो यहाँ पे बार्क जो होता है, छिलका होता है, उसको फ्लोएम लेयर तक काट देते हैं ट्री ट्रंक के अंदर। ट्री ट्रंक का मतलब यहाँ पे क्या है, स्टेम है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये स्टेम है। ठीक है, इसको काट दिया जाता है। उसके बाद फिर ये देखा जाता है कि यहाँ पे सोइलिंग हो जाती है कुछ दिनों के बाद, 4-6 दिन या 1 हफ्ते के बाद। इससे ये पता चलता है कि फ्लोएम ही एक्चुअल में वो टिश्यू है जहाँ पे फोटोसिंथेटिक मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मिनरल न्यूट्रिशन एक चैप्टर उसके बारे में। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।